हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। पिछले वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानकारी दी थी और प्रश्नावली 1.1 नए सिलेबस के अनुसार और पुराने सिलेबस के अनुसार 1.2 उसका पहला प्रश्न हल किया था। अब आगे हम देखते हैं, आगे के जो प्रश्न हैं उनके लिए हमें एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानना होगा। एचसीएफ और एलसीएम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं मैसे या महत्तम समापवर्तक और एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लैसे या लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, सबसे बड़ा सार्वयिक गुणनखंड। जो सबसे बड़ा सार्वयिक गुणनखंड होता है उसे तो हम एचसीएफ कहते हैं या मैसे कहते हैं हिंदी में। और सबसे छोटे सार्वयिक गुणज को हिंदी के अंदर तो लैसे कहा जाता है और अंग्रेजी के अंदर एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। जो सार्वयिक गुणनखंड होता है ये तो होता है सबसे बड़ा, और जो सार्वयिक गुणज होता है वो होता है सबसे छोटा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणनखंड। शुरुआत की कक्षाओं में चौथी पांचवी क्लास से शुरू हो जाता है, गुणनखंड सीखते हैं। वहाँ पे संख्याओं को छोटे छोटे संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना, फिर दो संख्याएं हम ले लें, उनके गुणनखंड कर लें और उन दोनों के अंदर जो गुणनखंड विद्यमान होगा उसे हम कहते हैं सार्वयिक गुणनखंड। और उन सार्वयिक गुणनखंडों में सबसे बड़ा जो सार्वयिक गुणनखंड लें उसे हम क्या कहेंगे, मैसे या एचसीएफ। उदाहरण के तौर पे हमारे पास दो संख्याएं हैं 10 और 12। सबसे पहले 10 और 12 के गुणनखंड देखें तो 10 के अंदर किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है वो 10 के गुणनखंड होंगे। 10 के अंदर 1, 2, 5 और 10 का भाग जा रहा है। 12 के अंदर 1, 2, 3, 4, 6 और 12 का भाग जा रहा है। यानी कि 1 का और स्वयं संख्या का भाग तो प्रत्येक संख्या में जाएगा ही, इसके अलावा 10 में 2 और 5 का भाग जा रहा है और 12 के अंदर 2, 3 और 4 का भाग जा रहा है। तो ऐसी संख्या हमें देखनी है जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में आ रही हो। तो दोनों संख्याओं का जब गुणनखंड देखेंगे एक साथ तो वो हो जाएगा सार्वयिक गुणनखंड। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर एक तो 1 है, उसका भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है। इसके अलावा 2 का भाग है, वो भी दोनों संख्याओं में जा रहा है। तो इसके सार्वयिक गुणनखंड हो गए 1 और 2। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ा जो सार्वयिक गुणनखंड है वो 2 है। तो 2 को हम कहते हैं मैसे या एचसीएफ। अब देखते हैं लैसे। यही दो संख्या हमें दे दी 10 और 12, इनका हमें लैसे ज्ञात करना है। तो लैसे के अंदर देखिए नाम क्या है, सार्वयिक गुणज। सार्वयिक गुणज के लिए पहले हम करते हैं गुणज, फिर सार्वयिक का मतलब हो गया सभी में, ये ऐसा गुणज जो दी गई सभी संख्याओं में विद्यमान हो। तो गुणज क्या होता है, किसी भी संख्या के गुणा से जन्म लेने वाली संख्या उसका गुणज होता है। अर्थात अगर किसी संख्या का हम पहाड़ा लिखें तो वो उसका गुणज होगा। जैसे 10 का गुणज लिखना है तो 10 के गुणज हो जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। फिर उसके बाद में आगे लिखना चाहें तो 110, 120, 130। यानी कि जो गुणज लिखना है हमें तो संख्या के अंदर जिस संख्या का गुणज लिख रहे हैं वही संख्या आगे से आगे जोड़ते जाएंगे। 10 का गुणज लिखना है तो 10, पहला गुणज तो 10 हो जाएगा, दूसरा गुणज 10 में 10 जोड़ देंगे 20, फिर 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50। अब 10 10 आगे जोड़ते जाएंगे, इसके आगे के गुणज आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हमें 12 के गुणज लिखने हैं तो पहला गुणज तो हो जाएगा 12, दूसरा हो जाएगा 12 में 12 जोड़ेंगे 24, फिर 24 में 12 जोड़ेंगे 36, 36 में 12 जोड़ेंगे 48, 48 में 12 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 12 जोड़ेंगे 72, 72 में 12 जोड़ेंगे 84, 84 में 12 जोड़ेंगे 96, 96 में 12 जोड़ेंगे तो 108 और 108 में 12 जोड़ेंगे 120, 120 में 12 जोड़ेंगे 132, 132 में 12 जोड़ेंगे 144। अब हमें देखना है इनका सार्वयिक गुणज।
तो सार्वय गुणज देखें तो ऐसी संख्या जो दोनों के अंदर आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए छोटी संख्या के अंदर देखते हैं, छोटी संख्या में पहला गुणज 10 है, दूसरी जो संख्या में 12 दे रखी है इसके गुणज में कहीं पे भी 10 नहीं आ रहा है। फिर अगली संख्या 20, ये भी दोनों के अंदर नहीं है, 30 भी दोनों में नहीं है, 40, 50 ये भी दोनों में नहीं है। उसके बाद में हम देखें 60 है, वो दोनों संख्याओं के अंदर विद्यमान है, तो पहला सार्वय गुणज हो जाएगा 60। अब अगला सार्वय गुणज देखेंगे तो अगला सार्वय गुणज आएगा दोनों के अंदर 120 है, वो विद्यमान है। पहला सार्वय गुणज 60 हो गया और दूसरा सार्वय गुणज 120। अब इससे अगला सार्वय गुणज देखेंगे तो पहला जो सार्वय गुणज है उसे आगे वाली संख्याओं में जोड़ते जाएंगे, तो 120 में 60 जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 180। अब इसके आगे हम कितने भी सार्वय गुणज है वो लिख सकते हैं। सार्वय गुणनखंड जब लिखते हैं तो यहाँ पे गुणनखंड है वो फिक्स होता है कि जो हमें संख्या दे रखी है उससे बड़ी संख्या है वो कभी भी गुणनखंड नहीं हो सकती। तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या वो तो निश्चित होती है, इसलिए यहाँ पे जब हम में से ज्ञात करते हैं तो सबसे बड़ा है वो सार्वय गुणनखंड लेते हैं। जबकि यहाँ पे जब सार्वय गुणज की बात करें तो गुणज है वो आगे से आगे 60 को 1 से गुणा करेंगे, 60 आ गया, 2 से गुणा करेंगे 120, 3 से गुणा करेंगे 180, इसी प्रकार 60 को 4 से गुणा करेंगे, इसका अगला सार्वय गुणज आ जाएगा, 60 को 5 से गुणा करेंगे, उससे अगला सार्वय गुणज आ जाएगा। तो सार्वय गुणज हैं उनकी संख्या अनंत होती है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी उसका पता हम नहीं लगा सकते, लेकिन सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है, 60 है, जो दोनों के अंदर विद्यमान है। 60 से छोटी संख्या है वो दोनों के अंदर विद्यमान है नहीं है। तो हम इनका सबसे छोटा सार्वय गुणज लें, सबसे छोटा सार्वय गुणज, और सबसे छोटा जो सार्वय गुणज होता है उसे हिंदी के अंदर तो कहा जाता है लेस है, और अंग्रेजी के अंदर कहा जाता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। ये तो हो गई नॉर्मल बातें कि एचसीएफ और एलसीएम आते कैसे हैं, होता क्या है। अब हम प्रश्नावली के अनुसार देखते हैं कि हमें प्रश्नावली के अंदर एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो हमें संख्या दी होगी उस संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर उन अभाज्य गुणनखंडों को हम घातांक के रूप में लिखेंगे। उदाहरण से हम देखते हैं, जैसे कि हमें दो संख्याएं दे दी 20 और 25, इन दोनों का हमें एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 20 और 25 के गुणनखंड करेंगे। 20 के गुणनखंड करें तो 20 में इकाईकांक 2 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 20 में 2 का भाग 10 बार जाएगा। अब 10 में इकाईकांक 0 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा। अब 5 के अंदर 5 का भाग जाएगा 1 बार। इसी प्रकार 25 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 25 के अंदर इकाईकांक 5 है, इसमें पहले 5 का भाग जाएगा। 25 में 5 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा। अब 5 के अंदर 5 का भाग जाएगा 1 बार। सबसे पहले 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 20 के अंदर सबसे पहले हमने 2 का भाग दिया, गुणा, फिर उसके बाद में 2 का भाग, गुणा, फिर हमने भाग दिया 5 का। 2 है वो 2 बार गुणा में आ गया तो इसे लिख देंगे 2 की घात 2 और गुणा में 5। अगली संख्या 25 है, इसके गुणनखंड लिखेंगे। 25 के अंदर हमने 5 का भाग 2 बार दिया तो 5 को 2 बार गुणा में लिख देंगे। 5 को 2 बार गुणा में लिखा है तो 5 की घात आ जाएंगी 2। सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जिन दो संख्याओं का हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं उनको लिख देंगे। पहली संख्या 20, दूसरी संख्या है 25। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, गुणनखंड के ऊपर आधारित होता है, तो गुणनखंड कौन सा, सार्वय गुणनखंड। तो हम ऐसी अभाज्य संख्या लेंगे जो दी गई दोनों संख्याओं में विद्यमान हो। तो यहाँ पे अगर हम अभाज्य गुणनखंडों में देखें तो 5 है वो दोनों संख्याओं के अंदर विद्यमान है, तो जो अभाज्य संख्या दोनों के अंदर विद्यमान है उस संख्या को लिखेंगे। अब इसके अंदर छोटी घात लिखेंगे, क्योंकि छोटी घात होगी वो दोनों संख्याओं के अंदर स्थित होगी। अगर बड़ी घात ले लेंगे तो बड़ी घात है वो एक संख्या में तो विद्यमान होगी लेकिन दूसरी संख्या में विद्यमान होनी आवश्यक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो 20 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 की 1 घात है, जबकि 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की 2 घात है। तो 5 की 1 घात है, अगर 2 घात है तो वहां पे 1 घात तो विद्यमान होगी। तो यहाँ पे दोनों के अंदर जो सबसे छोटी घात है वो लेते हैं। सबसे छोटी घात है 1, इसके अलावा और कोई संख्या समान नहीं है। तो 5 की घात 1, किसी भी संख्या की घात 1 होती है तो उसे 1 बार गुणा में लिखते हैं। तो इसका जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 5।
अब हम ज्ञात करते हैं इसका एलसीएम। जिन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। पहली संख्या है 20, दूसरी संख्या है 25। एलसीएम के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितनी भी अभाज्य संख्याएं गुणा के रूप में आई है दोनों संख्याओं में, चाहे वो दोनों में विद्यमान है या नहीं है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हमारे पास यहाँ पे आ गई उन सभी को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो अभाज्य संख्याएं आई हैं, एक तो 2 और दूसरी 5। तो 2 गुणा 5 दोनों को गुणा के रूप में लिख देंगे। अब एलसीएम के अंदर हमें करना क्या है कि जो सबसे बड़ी घात है ना उस बड़ी घात को लिखना है। तो यहाँ पे 2 की घात 2 है, वो केवल 20 के अभाज्य गुणनखंडों में आई है। तो 2 की सबसे बड़ी घात है वो आ गई कितनी, 2 गुणा में 5 है। तो 5 की 20 के अभाज्य गुणनखंडों में घात 1 आई है और 25 के अभाज्य गुणनखंडों में घात 2 है। तो बड़ी घात है वो कौन सी है, 2 है। तो 5 की घात आ जाएंगी 2। अब 2 की घात 2 है तो 2 बार को 2 बार गुणा में लिख देंगे और गुणा में 5 की घात 2 है तो 5 को भी 2 बार गुणा में लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, फिर 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 और फिर 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंजे आ जाएंगे 100। तो इनका जो एचसीएफ है वो 5 हो जाएगा और इनका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 100। अब अगर हमें दो संख्याएं दे रखी हैं तो दो संख्याओं के और उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक संबंध होता है और इस संबंध के ऊपर ज्यादातर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो संबंध क्या है कि यदि हमें दो संख्याएं ए व बी दी हो तथा इनका जो एचसीएफ है उसे तो हमने लिख दिया एचसीएफ ए कोमा बी और एलसीएम है उसे लिख दिया हमने एलसीएम ए कोमा बी। इनकी जिन दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें उनको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो अगर हमें दो संख्याएं ए और बी दे रखी हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा ए और बी का गुणा है वो एचसीएफ और एलसीएम है, इन दोनों का हम आपस में गुणा कर दें तो इन दोनों के गुणा के ये क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे नियम बन गया कि यदि ए और बी दो संख्याएं हो तो ए और बी का गुणा यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। पीछे जो हमने उदाहरण किया था उसमें चेक भी कर सकते हैं। हमारे पास दो संख्याएं थी 20 और 25। तो 20 और 25 का एचसीएफ आया हमारे पास 5 और इनका एलसीएम आया 100। तो 20 और 25 इन दोनों संख्याओं का हम आपस में गुणा करें तो 20 का 25 से गुणा करेंगे तो 25 का पहले 0 से गुणा करते हैं 0 आएगा और 25 का 2 से गुणा करते हैं 50। इन दोनों का गुणनफल 500 आया है। अब इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करते हैं तो एचसीएफ हमारे पास है 5 गुणा एलसीएम है 100। 5 को 100 से गुणा करेंगे ये आ जाएंगे कितने, 500। ये नियम केवल दो संख्याओं पर लागू होगा। अगर 3 या 3 से अधिक संख्याएं दे रखी हैं तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। आगे प्रश्नावली के प्रश्न करते हैं। 1.1 प्रश्नावली नए सिलेबस में और पुराने सिलेबस में 1.2। तो 1.2 प्रश्नावली है उसका दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें जो संख्याएं दे रखी हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। अभी जो हमने नियम पढ़ा है उस नियम की यहाँ पे हमें जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का जो गुणा है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। सबसे पहले 1 नंबर पार्ट करते हैं। हमें दो संख्याएं दे रखी हैं 26 और 91। सबसे पहला काम हमें 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 26 के गुणनखंड करते हैं और 91 के गुणनखंड करते हैं। 26 के गुणनखंड करेंगे तो 26 के अंदर इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6 तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 2 का भाग देंगे। पूरी संख्या में एक साथ भाग देना है, हमें एक एक अंक के अंदर भाग नहीं देना है। 26 में 2 का भाग देंगे तो पहले 2 का भाग एक बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, अगला अंक लिखेंगे 6। 2 का भाग 3 बार देंगे तो 6 आ जाएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0, तो भाग अपने चला गया 13 बार। अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 के अंदर केवल 13 का भाग जाएगा एक बार, लास्ट में एक आ गया, गुणनखंड पूरा हो गया।
तो 26 के गुणनखंड लिखेंगे तो 26 बराबर पहले 2 का भाग दिया गुणा में 13 का भाग दिया। अब 91 के गुणनखंड करते हैं। 91 के गुणनखंड करेंगे तो 91 के अंदर इकाई का अंक 1 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अंकों का योग करें 9 और 1 10, तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है तो इस संख्या में 3 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर 5 का भाग देखें तो इकाई का अंक 1 है, 0 या 5 हो तब 5 का भाग जाता है। 7 का भाग देखें तो इकाई का अंक 1 है, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। अब अगला अंक बचा 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेंगे और 7 के अंदर 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 91 के अंदर 7 का भाग चला जाएगा। अलग से रफ कॉपी में 91 में 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे तो ये जाएगा 13 बार। 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार। तो 91 को गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, 91 बराबर 7 गुणा 13। अब हमें एक तो ज्ञात करना है इनका HCF, इसका 26,91 और एक हमें ज्ञात करना है इनका LCM 26,91। HCF ज्ञात करेंगे तो हम वो संख्या लिखेंगे जो दोनों के अंदर है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं में एक संख्या समान है और वो संख्या है कौन सी? 13 है। 13 की अगर सबसे छोटी घात देखें, दोनों के अंदर एक एक घात आई है तो सबसे छोटी घात 1 हो गई, तो इनका HCF 13 हो गया। LCM देखेंगे तो जितने भी हमारे पास अभाज्य संख्याएं आई है उन सभी को लिख देंगे। तो हमारे पास एक तो अभाज्य संख्या आई है 2 गुणा दूसरी अभाज्य संख्या है 13 गुणा तीसरी अभाज्य संख्या है 7। दोनों संख्याओं में जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सभी को लिख देंगे। अब इनकी सबसे बड़ी घात देखते हैं तो 2 की केवल हमें एक घात दे रखी है, 13 की भी एक घात दे रखी है, दोनों में एक एक घात है तो सबसे बड़ी घात 1 ही है और 7 की भी सबसे बड़ी घात है वो 1 दे रखी है। अब इनको आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो पहले 13 का गुणा 2 से कर देते हैं, 13 2 26। अब 26 का गुणा हम 7 से कर देते हैं, 7 छके 42 हासिल बचेंगे 4, 7 2 14 और 4 18। तो इनका जो LCM है वो आ जाएगा 182। अब हमें नियम की जांच करनी है तो सबसे पहले तो हम करते हैं संख्याओं का गुणा। संख्याओं का गुणा तो संख्या हमें दे रखी है, एक संख्या दे रखी है 26 और दूसरी संख्या हमें दे रखी है 91। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 26 का गुणा 91 से करते हैं। पहले 1 का गुणा करेंगे, 1 का 6 से गुणा 6 और 1 का 2 से गुणा 2। अब हम गुणा करेंगे 9 का, 9 का 6 से गुणा 54 हासिल बचेंगे 5, 9 का 2 से गुणा 18, 18 और 5 हो जाएंगे 23। अब इनको जोड़ेंगे 6 4 और 2 6, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 और 2 में 0 जोड़ेंगे 2, तो इनका गुणनफल आ जाएगा 2366। अब हम इनके HCF और LCM का गुणा करते हैं तो HCF है वो तो हमारे पास है 13 और LCM है वो हमारे पास है कितना 182। अब 182 का हम गुणा कर देते हैं 13 से, तो 182 का 13 से गुणा करेंगे, 13 2 26 हासिल बचेंगे 2, 13 8 104, 104 और 2 हो जाएंगे 106, 6 लिखेंगे हासिल बचेंगे 10, 13 एकम 13, 13 और 10 हो जाएंगे 23। तो इनका जो गुणनफल है वो भी कितना आ रहा है 2366। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणा और उनके HCF और LCM का गुणा क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा बराबर है HCF गुणा LCM। अब आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 510 और दूसरी संख्या है 92। इन दोनों का HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 में इकाई का अंक 0 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। अब 510 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 255 बार। अब 255 के अंदर इकाई का अंक 5 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग चेक करें तो 2 और 5 10, 10 और 5 15, अंकों का योग 15 आ रहा है। 15 के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 255 में 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग पहले जाएगा 8 बार, 8 3 24, 25 में से 24 घटाएंगे 1, अगला अंक लिखेंगे 5, भाग चला जाएगा
5 बार यानी कि 85 बार भाग जाएगा। अब 85 के अंदर वापस हमें चेक करना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 8 और 5 13 होते हैं, योग 13 आ रहा है, 3 का भाग नहीं जाएगा। इकाई का अंक 5 है तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। 85 के अंदर 5 का भाग देंगे तो पहले 5 का भाग एक बार जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35 यानी कि 17 पंजे 85। 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 के अंदर 17 का भाग जाएगा एक बार। तो 510 के गुणनखंड लिख देंगे। 510 बराबर पहले 2 का भाग, फिर गुणा 3 का भाग, फिर गुणा में 5 का भाग दिया और फिर गुणा में 17। इसी प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इकाई का अंक 2 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग इसमें जाएगा 46 बार। अब 46 में इकाई का अंक 6 तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा 23 बार। अब 23 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें केवल 23 का भाग जाएगा एक बार। 92 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। 92 के अंदर हमने पहले 2 का भाग दिया, गुणा में फिर 2 का भाग, फिर गुणा में 23। अब यहाँ पे 2 है वो 2 बार गुणा में आ गया तो इसको घातांक रूप में लिख देंगे। 2 बार गुणा में 2 की घात 2 गुणा में 23। अब सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना है इनका HCF 510, 92। HCF ज्ञात करना है तो ऐसी संख्या देखते हैं जो दोनों के अंदर विद्यमान है। तो 2 है वो दोनों के अंदर आए तो HCF आ जाएगा 2। अब इसकी सबसे छोटी घात देखें तो 510 के गुणनखंड में 2 की 1 घात है और 92 के गुणनखंड में 2 की 2 घात है। तो 1 और 2 में छोटी संख्या है 1 तो 2 की 1 घात आएगी यानी कि 2 एक बार गुणा में लिखा जाएगा। अब उसके बाद में हमें इनका LCM ज्ञात करना है। 510, 92 LCM ज्ञात करना है तो जितनी भी अभाज्य संख्या है ये सभी को लिख देंगे। तो यहाँ पे एक तो अभाज्य संख्या ये 2 गुणा में अगली अभाज्य संख्या हमारे पास है 3 गुणा अगली अभाज्य संख्या हमारे पास है 5 गुणा अगली अभाज्य संख्या है 17 और 92 के गुणनखंडों में एक संख्या ये हमारे पास कितनी 23। अब इन सभी का आपस में अच्छा सारी संख्याएं लिख दी हमने। अब दोनों संख्याओं के अंदर जो अभाज्य संख्याएं हैं ये उनके अंदर सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो 510 में 2 की 1 घात है और 92 के गुणनखंडों में 2 की 2 घात है। तो 1 और 2 में जो बड़ी संख्या है वो 2 है तो 2 की 2 घात आएंगी। बाकी हम देखें 3 है तो वो केवल 510 के गुणनखंड में 1 घात है। 5 की भी सबसे बड़ी घात 1 है, 17 की भी 1 घात है और 23 की भी 1 घात है। 2 की 2 घात है तो 2 को 2 बार गुणा में लिखेंगे, गुणा में 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। गुणा करेंगे इनका आपस में, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 4 का 3 से गुणा करेंगे 4 तिये 12, 12 का 5 से गुणा करेंगे 12 पंजे 60। अब 60 का गुणा करेंगे 17 से तो 17 छक्के 102, लास्ट में एक शून्य तो शून्य आ जाएगी। अब 1020 का गुणा करेंगे 23 से तो 23 का 0 से गुणा करेंगे 0, 23 का 2 से गुणा करेंगे 23 दुए 46 हासिल 4, 23 का 0 से गुणा करेंगे 0 उसमें 4 हासिल जोड़ेंगे 4, 23 का 1 से गुणा करेंगे 23 तो यह आ जाएगा 23,460। अब हमें चेक करना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणा है वो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। तो हमें दो संख्याएं दे रखी हैं 510 और 92, तो इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। 510 का 92 से गुणा करेंगे तो हम देखते हैं कितना उत्तर आ रहा है। पहले 2 का गुणा करेंगे, 2 को 0 से गुणा 0, 2 का 1 से गुणा 2 और 2 का 5 से गुणा 10। इसी प्रकार 9 का गुणा करते हैं, 9 का 0 से गुणा 0, 9 का 1 से गुणा 9 और 9 का 5 से गुणा 45। अब इनको जोड़ देते हैं, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 4 में 0 जोड़ेंगे 4, तो यह आ जाएंगे 46,920। अब हम HCF और LCM इन दोनों का गुणा करते हैं तो HCF हमारे पास है 2 गुणा में LCM हमारे पास है 23,460। इन दोनों का गुणा करेंगे ये भी 46,920 आएगा। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणा तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः दो संख्याओं का गुणा बराबर है HCF गुणा LCM। ठीक इसी प्रकार इसका 3 नंबर पार्ट होगा 336 और 54, इनका भी हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 336 और 54 इन दोनों के गुणनखंड कर लेंगे। 336 में पहले 2 का भाग जाएगा,
2 का भाग जाएगा इसमें, पहले 3 के अंदर 2 का भाग, 336 में 2 का भाग दे देते हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, अगला अंक 3, भाग जाएगा 6 बार, 6 2 12, 3 में से 2 घटाएंगे 1, अगला अंक लिखेंगे 6, भाग चला जाएगा 8 बार, यानी कि 168 बार भाग जाएगा। 168 में इकाई का अंक 8 है, 2 का भाग चला जाएगा 84 बार। अब 84 में इकाई का अंक 4 है, 2 का भाग चला जाएगा 42 बार। 42 में इकाई का अंक 2 है, तो 2 का भाग चला जाएगा 21 बार। अब 21 में इकाई का अंक 1 आ गया, 2 का भाग जाएगा नहीं। 3 का भाग देखें तो अंकों का योग करें, 2 और 1 3, तो 3 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 21 में 3 का भाग देंगे 7 बार। अब 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 7 का भाग चला जाएगा 1 बार। लास्ट में 1 आ गया, गुणनखंड पूरा हो गया। 336 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो पहले 2 का भाग दिया हमने 4 बार, तो 2 को 4 बार गुणा में लिखेंगे, फिर 3 का भाग दिया हमने और फिर 7 का। अब 2 है वो 4 बार गुणा में है, तो 2 की 4 घात आ जाएंगी, गुणा में 3 गुणा 7। अब अगली संख्या हमारे पास है 54, इसके गुणनखंड करेंगे, इकाई का अंक 4 है, 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग जाएगा 27 बार। अब 27 है, इसमें 3 का भाग चला जाएगा 9 बार, 9 के अंदर 3 का भाग चला जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग चला जाएगा 1 बार। तो इसे गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। 54 के गुणनखंड लिखेंगे, तो पहले हमने 2 का भाग दिया, फिर 3 बार 3 का भाग दिया, तो 3 को 3 बार गुणा में लिखेंगे। अब क्योंकि 3 3 बार गुणा में, तो 3 की घात आ जाएंगी 3। हमें इनका एक तो लिखना है HCF। HCF ज्ञात करना है हमें 336,54 का। तो ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या जो दोनों के अंदर है, तो एक तो 2 दोनों के अंदर विद्यमान है और एक 3, तो 2 गुणा 3। अब इनकी सबसे छोटी घात लिखनी है हमें HCF में। सबसे छोटी घात देखें तो ऊपर तो हमारे पास 2 की घात 4 आ रही है और नीचे वाली संख्या में 2 की घात 1 है, तो सबसे छोटी घात आ गई 1। इसी प्रकार 3 की, ऊपर तो हमें जो संख्या दे रखी है उसमें 3 की घात 1 है और नीचे वाली जो संख्या है उसमें 3 की घात 3 है, तो इनमें सबसे छोटी घात है वो आ गई 1। 2 की 1 घात है यानी कि 2 एक बार गुणा में आएगा, 3 की 1 घात है यानी कि 3 भी एक बार गुणा में आएगा। 2 को 3 से गुणा कर देते हैं, तो इनका जो HCF है वो आ जाएगा 6। अब इनका हम एलसीएम ज्ञात करें 336,54, तो एलसीएम के लिए जितनी भी अभाज्य संख्याएं आई है उन सभी को लिख देंगे। एक तो हमारे पास अभाज्य संख्या ये 2, गुणा में एक अभाज्य संख्या है 3 और गुणा में एक अभाज्य संख्या है 7। एलसीएम के अंदर क्या करना है, सबसे बड़ी घात लिखनी है। तो ऊपर वाली संख्या में 2 की घात 4 है और नीचे वाली संख्या में 2 की घात 1 है, तो इनमें बड़ी जो संख्या है वो 4 है, तो 2 की घात आ जाएंगी 4। इसी प्रकार 3 की घात देखें, ऊपर वाली संख्या में 3 की 1 घात है और नीचे वाली संख्या में 3 की 3 घात है। इनमें बड़ी संख्या 3 है, तो 3 की 3 घात आ जाएंगी, और 7 है वो केवल एक ही संख्या में है जिसकी घात हमें दे रखी है 1। अब 2 की 4 घात है, तो 2 को 4 बार गुणा में लिखेंगे। 3 की 3 घात है, तो 3 को 3 बार गुणा में लिखेंगे। किसी भी संख्या की जितनी घात होंगी उतनी बार उसे गुणा में लिखेंगे, और गुणा में 7 की 1 घात है, तो 7 को एक बार गुणा में लिखेंगे। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे। 7 का 3 से गुणा करेंगे, 7 तिये 21, फिर 21 का 3 से गुणा करेंगे, 21 तिये 63, और फिर 63 का 3 से गुणा करेंगे, तो 3 तिये 9 और 6 तिये 18, 189। फिर 189 का गुणा करेंगे हम 2 से, तो 9 दुवे 18, 80 लगी 1, 8 दुवे 16 और 1 17, 80 लगी 1, 2 और 1 3, 378। अब 378 का गुणा करेंगे हम 2 से, तो 378 का 2 से गुणा कर दो, या फिर एक काम करें हम 2 को 2 से गुणा 4, 4 को 2 से गुणा 8। अब इस 8 का गुणा कर देते हैं हम 378 से, क्योंकि संख्याएं साचर्य नियम का पालन करती हैं। आधी संख्याओं का एक तरफ गुणा कर दो, आधी संख्याओं का एक तरफ गुणा कर दो, फिर उनका आपस में गुणा कर दो। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, 6 बचेंगे, 8 सत्ते 56, 56 और 6 हो जाएंगे 62, 80 लगी 6, 8 तिये 24, 24 और 6 हो जाएंगे 30। तो इनका जो गुणनफल है वो आएगा 3024, यानी कि इन संख्याओं का 336 और 24 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 3024।
अब हम इसमें चेक भी कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणा है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। अगला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, तो चाहे संख्या 2 दे रखी हो या 3 दे रखी हो, तरीका वही है। जैसे कि नंबर 1, हमें 12, 15 और 21 इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें इनके गुणनखंड करने होंगे। तीनों संख्याओं के गुणनखंड करते हैं। 12 के अंदर पहले 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, और फिर 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। 15 के गुणनखंड करेंगे। 15 में पहले 3 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। इसी प्रकार 21 के गुणनखंड, 21 में पहले 3 का भाग जाएगा 7 बार, और फिर 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। सभी संख्याओं के गुणनखंड लिख देते हैं। पहले 12 के गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 2 बार गुणा में तो 2 की 2 घात गुणा में 3। अब 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5, और अब 21 के गुणनखंड 3 गुणा 7। सबसे पहले हम लिखते हैं एचसीएफ। जिन संख्याओं के एचसीएफ लिख रहे हैं उनको ब्रैकेट में लिखेंगे। 12, 15, 21 एचसीएफ के लिए हमें ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों के अंदर विद्यमान हो। तो 3 है वो तीनों संख्याओं के अंदर आई है, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 3। अब इसकी सबसे छोटी घात देखें तो तीनों के अंदर 3 की एक एक घात आई है, तो सबसे छोटी घात 1 आ गई, एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम ज्ञात करना है हमें 12, 15 और 17, 21 का। तो सबसे पहले तो जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सभी को लिख देते हैं। तो एक तो अभाज्य संख्या है 2 गुणा, एक हमारे पास अभाज्य संख्या है 3, एक अभाज्य संख्या इनमें दे रखी है 5, और एक अभाज्य संख्या दे रखी है 7। अब एलसीएम में सबसे बड़ी घात, एचसीएफ में सबसे छोटी और एलसीएम में सबसे बड़ी घात। तो 2 की सबसे बड़ी घात देखें तो 2 की सबसे बड़ी घात है वो 2 दे रखी है। 3 की तीनों के अंदर एक एक घात दे रखी है, तो सबसे बड़ी घात 1 हो गई। 5 की सबसे बड़ी घात 1 दे रखी है। इसी प्रकार 7 की सबसे बड़ी घात 1 दे रखी है। एक घात हो तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 की 2 घात है, 2 को 2 बार गुणा में लिखेंगे, और गुणा में इनका गुणा कर देते हैं तीनों संख्याओं का। 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105। अब 2 का 2 से गुणा करेंगे, 4 गुणा में 105। अब 4 का 105 से गुणा कर देते हैं, ये आ जाएंगे 420। तो इनका जो एलसीएम है वो तो आ जाएगा 420, और इनका जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 3। इसी प्रकार 2 नंबर हमें संख्याएं दे रखी हैं 17, 23 और 29। अब यहाँ पे देखिए 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या हैं। तो अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरी संख्या स्वयं। तो 17 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 गुणा 17, 23 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 गुणा 23, और 29 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 गुणा 29। ये 2 गुणनखंड है ना, एक और संख्या स्वयं, ये तो प्रत्येक संख्या के गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के केवल और केवल ये 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो संख्या स्वयं होती है और दूसरा 1 होता है। अब इनके गुणनखंड हमने लिख दिए, तो सबसे पहले इनका एचसीएफ देखते हैं 17, 23 और 29। इनका एचसीएफ देखेंगे तो इनके अंदर 1 के अलावा अन्य कोई भी संख्या वो समान नहीं है। तो जब कोई भी संख्या समान नहीं होती है तो वहाँ पे हमेशा एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि 1 है वो तीनों के अंदर गुणनखंड के रूप में है। अब इनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे 17, 23 और 29 का। तो यहाँ पे जितने भी अभाज्य संख्या आई है उन सभी को लिख देंगे। एक तो अभाज्य संख्या हमारे पास है 17, दूसरी अभाज्य संख्या है 23, और तीसरी अभाज्य संख्या है 29। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, वो इनका एलसीएम आ जाएगा। पहले 17 का गुणा करते हैं 23 से, 7 × 21, 3 एकम 3 और 2 5, 7 2 14, 2 एकम 2 और 1 3, जोड़ेंगे 1, 4 और 5 9, 3। अब 391 है, इसका गुणा कर देंगे हम 29 से, 9 एकम 9, 9 9 में 81, 9 3 27, 27 और 8 35। 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 9 2 18, 3 2 5 और 1 6, 9 2 और 1 3, 8 और 5 13, 6 3 9 और 1 10। तो इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 10,339। इसी प्रकार 3 नंबर जो हमें पार्ट दे रखा है 8, 9 और 25, तो इनके भी हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं।
सबसे पहले हमें 8, 9 और 25 के गुणनखंड करने होंगे। तो रफ कॉपी में हम करके देख सकते हैं इनको अलग से। तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। पहले 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 4 के अंदर 2 का भाग 2 बार, और फिर 2 में 2 का भाग 1 बार। 2 3 बार गुणा में आ गया तो 2 की घात हो जाएंगी 3। कुछ एक अगर हमें वर्ग और घन ज्ञात हो तो उससे भी आसान हो जाता है। जैसे कि 9 है वो 3 का वर्ग होता है, तो 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 की स्क्वायर, 3 गुणा 3। इसी प्रकार 25 है वो 5 का वर्ग होता है। अब इनको गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया, घातांक के रूप में लिख दिया। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है HCF 8, 9 और 25 का। HCF ज्ञात करेंगे तो ऐसी संख्या देखते हैं जो दी गई सभी संख्याओं में विद्यमान है। तो 8 के अंदर जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें 2 आए, 9 के अभाज्य गुणनखंड में 3 और 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5। तीनों के अंदर कोई भी संख्या समान नहीं आई है, तो प्रत्येक संख्या के गुणा में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे समान गुणनखंड 1 आ जाएगा, तो इनका HCF 1 होगा। और अगर हम LCM ज्ञात करेंगे 8, 9 और 25 का, तो LCM के लिए जितनी भी अभाज्य संख्या आई है सभी को लिख देंगे। एक तो अभाज्य संख्या 2 गुणा में एक अभाज्य संख्या है 3 और एक अभाज्य संख्या है 5। अब सबसे बड़ी घात लिख देंगे। 2 की अधिकतम घात है वो कितनी है 3, 3 की अधिकतम घात 2 और 5 की अधिकतम घात 2। 2 की घात 3, तो 2 को 3 बार गुणा में लिखेंगे, ये आ जाएगा 8। 3 की स्क्वायर, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 5 की स्क्वायर 25। अब इनको आपस में गुणा कर देते हैं, 25 8 200 और 200 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 1800। अगला प्रश्न हमें दे रखा है 4 नंबर क्वेश्चन कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। हमें 306 और 657 का HCF दे रखा है और इसका LCM ज्ञात करना है। तो अभी हम एक नियम पढ़ के आए कि अगर हमें दो संख्याएं दे रखी हो तो उन दो संख्याओं का गुणा उनके HCF और उनके LCM के गुणा के बराबर होता है। वो नियम यहाँ पे हम काम में लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, हमें दे रखा है HCF ऑफ 306,657 बराबर 9। LCM ज्ञात करना है। तो संख्याएं, एक संख्या तो दे रखी है 306। मैंने आपको बताया था कि HCF और LCM ज्ञात करते हैं, तो जिन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात किया जाता है उन्हें ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या इन दोनों का हमने HCF दे रखा है, LCM ज्ञात करना है। तो पहली संख्या को लिख देंगे ए तो हमें दे रखी है 306। दूसरी संख्या को लिख देंगे बी, ये हमें दे रखी है 657। अब हम जानते हैं क्योंकि ए गुणा बी बराबर होता है HCF ऑफ ए कोमा बी गुणा LCM ऑफ ए कोमा बी। जो मान हमें दे रखा है वो मान लिख देंगे। ए का मान यानी कि पहली संख्या हमारे पास है 306 गुणा बी यानी कि दूसरी संख्या हमारे पास है 657 बराबर HCF ए कोमा बी, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का HCF, और ये हमें दे रखा है 9 और गुणा में LCM ए कोमा बी। ए की जगह 306 कोमा बी की जगह 657। तो इसका मान है वो हमें ज्ञात करना है। अब जो चीज़ ज्ञात करनी है उसे उसी तरफ रखेंगे, दूसरी संख्याओं को दूसरे पक्ष में भेज देंगे। अब इसके गुणा में 9 है तो 9 दूसरे पक्ष में आएगा और गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा। पहले से हमारे पास संख्या है 306 गुणा 657, इनके भाग में आ जाएगा 9 और बराबर में बचेगा LCM ऑफ 306 कोमा 657। अब ऊपर वाली दोनों संख्याओं में देखें तो इनका जब योग करते हैं ना, 3 और 6 का योग 9 और यहाँ पे 657 में अंकों का योग करें, 6 और 5 11, 11 और 7 18, दोनों के योग में 9 का भाग जा रहा है। इसका मतलब दोनों संख्याओं में 9 का भाग चला जाएगा। तो इनमें 9 का भाग दे देते हैं दोनों में से किसी एक संख्या में। 657 में अगर हम 9 का भाग दें तो 657 में 9 का भाग देंगे, पहले 9 का भाग जाएगा 7 बार, 9 7 63, बचेंगे 2, अगला अंक लिखेंगे 7, 9 3 27, यानी कि 657 में भाग चला जाएगा 73 बार। अब 306 के गुणा में 73 है तो 306 को 73 से गुणा कर देंगे
6 3 18 हासिल लगी 1, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 और उसमें 1 हासिल जोड़ेंगे 1 और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 7 का गुणा करेंगे 7 छक्के 42 हासिल बचेंगे 4, 7 को 0 से गुणा करेंगे 0, इसमें 4 हासिल जोड़ेंगे 4, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, 8 जोड़ने पर 2 और 1 3, 9 और 4 13 हासिल लगी 1 में 1 हासिल जोड़ेंगे 2 और 2 में 0 जोड़ेंगे 2, यह आ जाएगा 22,338 और ये किसके बराबर है? ये बराबर है एलसीएम ऑफ 306,657 और यही हमें ज्ञात करना था।